हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 यानी कि मैट्रिक्स वाली एक्सरसाइज का जो है पार्ट 3 कर रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 15 तक जो है इसको करेंगे। पहले वाले दो जो है पार्ट जो हैं उनमें मैंने जो है इनके बाकी क्वेश्चन कर रखे हैं, तो उसके लिए आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन नंबर 10 को पहले करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इस प्रकार है कि ये मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट XYZ विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, यानी कि एक निर्माता है जो XYZ 3 जो है तरह की चीज़ें बनाता है और 2 बाज़ारों में बेचता है। तो एनुअल सेल्स आर इनक्राइंडेड बिलो, तो उसमें जो है प्रोडक्ट ए 10,000 एक पहली मार्केट में, 2,000 जो है दूसरी वो जो है वाई के, और 1800 जो है वो जेड के हैं और सेल जो है इसकी। और इसी तरह से दूसरी मार्केट में 6,000, 20,000 और 8,000 हैं। तो अब वो कह रहा है कि अगर XYZ की सेल प्राइस जो है 2.5 रुपये हो, 1.5 रुपया हो, 1 रुपया हो, तो जो है उसको टोटल रिवेन्यू कितना मिलेगा, एल्जेब्रिकली मैट्रिकल एल्जेब्रा से बताना है। और फिर बी में ये कह रहा है कि अगर वो उसकी कॉस्ट जो है 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे हो XYZ की, तो इस तरह से उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा एक्स जो है मार्केट 1 से और मार्केट 2 से XYZ प्रोडक्ट्स को बेचने के बाद। तो यहाँ पर पहले जो आप देख रहे हैं कि हमारे को 3 जो हैं प्रोडक्ट XYZ जो दिए हुए हैं उनकी जो है हमारे को सेल प्राइस दिया हुआ है, यानी कि उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि इतने रुपए में वो चीज़ें बिक रही हैं। तो एक्स की जो कॉस्ट है वो ₹2.50 है, यानी कि 2.5 रुपये है। दूसरे वाली वाई की कीमत जो है सेल प्राइस जो है 1.50 है। और तीसरी वाली जो है उसकी जो कॉस्ट है वो सेल प्राइस है वो है ₹1, यानी कि वो 1 रुपये में बिक रही है। तो इससे जो है आप, क्योंकि मार्केट 1 में जो है एक्स के 1,000 पीस और जो है मार्केट 2 में 6,000 पीस बिक रहे हैं, इसी तरह से वाई के मार्केट 1 में 2,000 और जो है दूसरी मार्केट में 20,000, इसी तरह से फर्स्ट मार्केट में जेड के 18,000 और सेकंड मार्केट में 8,000 पीसेस बिक रहे हैं। तो हमारे को टोटल पैसा देखना है। तो यहाँ पर जो है आप इसको मैट्रिक्स 2 बनाएंगे। मैट्रिक्स एक तो बनाएंगे जो है नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स की मार्केट 1 और मार्केट 2 के अंदर। तो मार्केट 1 और मार्केट 2 को हम रो 1 और रो 2 ले लेंगे रेस्पेक्टिवली, और XYZ जो हैं जो प्रोडक्ट्स हैं उनके हम कॉलम बना लेंगे। तो यहाँ पर हम जो है पहले मार्केट 1 में एक्स के 10,000 और वाई के जो हैं 2,000 और जेड के जो हैं 18,000, यानी कि 10,000, 2,000, 18,000 जो हैं बिक रहे हैं। इसी तरह से XYZ के मार्केट 2 में 6,000 और 20,000 एंड 8,000 जो है ये जो है प्रोडक्ट बिक रहे हैं। अब ये जो है एक 2/3 की एक मैट्रिक्स हो गई जिसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। और अब जो है हमारे को क्योंकि 2/3 किया, तो अब हमारे को 3/2 की या 3/3 की मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी या 3/1 की बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे 3/1 की बना रहे हैं जिसमें 3 रो हैं, उसमें कॉस्ट आ गई। तो ये कॉस्ट जो है 2.50 और 1.50 और 1 है XYZ प्रोडक्ट्स की। तो उनको जो है एक 3x1 का एक मैट्रिक्स बना लिया। तो इसको जो है टोटल रिवेन्यू जो है वो हमारे पास आएगी। अब देखिए, अब ये पहले वाला मैट्रिक्स जो है उसको हमने लिखा और फिर दूसरे वाले को लिखा, तो फिर इनको दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। पहले वाली जो है मैट्रिक्स आपकी वो जो है आपकी 2x3 की है, क्योंकि इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम है, और दूसरे वाली में 3 रोज़ हैं 1 कॉलम है, यानी कि 2x3 इंटू में 3x1। तो ये जो है 2x1 की एक मैट्रिक्स बनेगी कि जो इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करने से, तो ये 2x1 जो है ये मार्केट 1 और मार्केट 2 का जो है ग्रॉस अमाउंट जो है बताएगी कि मार्केट 1 में से कितना आया, मार्केट 2 में से आया कितना आया। तो अब देखिए इसको यहाँ समझिए, पहले वाली 2x3 की, दूसरी वाली 3x1 की, तो 3x3 कॉमन आउट हो जाएगा तो 2x1 की मैट्रिक्स आएगी। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो 2x1 की, यानी कि उसमें 2 रो होंगे, 1 कॉलम होगा, यानी कि पहला रो मार्केट 1 को, दूसरी रो मार्केट 2 को बताएगी। तो ये जो है अब जैसे इसको करना है, तो यहाँ पे 2
2.50 से 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 आएगा। फिर 2,000 से 1.50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है हमारे 3,000 रुपीज़ आएंगे। और उसके बाद जो है 18,000 रुपीज़ को जो है 1 रुपीज़ से करेंगे तो 18,000 आएंगे। तो इस तरह से ये जो रिवेन्यू हुई इकट्ठी, ये मार्केट 1 से हुई। अब मार्केट 2 से जो होगी उसको 6,000 को जो है 2.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है आपके 15,000 रुपये 15,000 रुपीज़ आते हैं। और जो है फिर जो है 20,000 को जो है वो हम 1.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है आपके 30,000 रुपीज़ आ जाते हैं। तो ये जो है 30,000 हो गए। और 8,000 को जो है 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8,000 आएंगे। तो इस तरह से ये आपके पास आ गए। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 25 + 3 28 + 18, तो 28 + 18 जो है 46,000 आते हैं। यानी कि मार्केट 1 से जो है रिवेन्यू इकट्ठा हुआ वो 46,000 हुआ। इसी तरह से 15 + 30 45 + 8 जो है वो 53,000, यानी कि मार्केट 2 से 53,000 का रिवेन्यू इकट्ठा होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया। अब जो है हमारे को इसका बी पार्ट देखना है तो ये उसमें वो कह रहा है कि आपकी अभी सेल तो वो ही चल रही है, अब उसकी कॉस्ट जो है आपकी बता रहा है कि एक्स की कॉस्ट जो पड़ती है वो 2 रुपये पड़ती है, जबकि वो बेचा जा रहा है 2.5 रुपये में, यानी कि 2 रुपीज़ कॉस्ट है और 2.50 में बिक रहा है। इसी तरह से वाई की कॉस्ट जो है वो 1 रुपीज़ है और उसको सेल प्राइस जो है 1.50 है। और इसी तरह से जो है 50 पैसा कॉस्ट है जो जेड प्रोडक्ट की और उसका सेल प्राइस जो है वो 1 रुपीज़ है, यानी कि हर प्रोडक्ट में वो 50 पैसे कमा रहा है। तो इस तरह से जो है वो आपका आंसर है। तो निकालने के लिए तो आप अगर इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो आप 10,000 2,000 12,000 + 18 30,000 हो गया। 30,000 को 50 के पास से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा 15,000। वैसे आप आंसर चेक करने के लिए देख सकते हैं। इसी तरह से 6 + 20 26 + 8 जो है 34 है, उसको आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 पैसे से तो वो 17,000 जो है आपके इस तरह से आते हैं। तो जो है इसका मतलब ये है कि आप आंसर चेक आराम से कर सकते हैं अगर आप थोड़े कीन ऑब्जर्वर हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं तो यहाँ पे यूनिट कॉस्ट जो है उनकी दे रखी है हमारे पास कि ₹2 है, ₹1 है, ₹0.5 है। 50 पैसे को हमने रुपीज़ में बदल लिया क्योंकि सारे रुपीज़ में हैं तो यूनिट सेम करने के लिए इसको भी 0.50 कर लिया। और टोटल कॉस्ट जो है वो उसी तरह से जो है हम पहले वाला मैट्रिक्स तो सेम वो प्रोडक्ट्स वाला एज इट इज़ दे देंगे। मार्केट 1 की फर्स्ट रो और मार्केट 2 की सेकंड रो, और फर्स्ट कॉलम जो है एक्स प्रोडक्ट्स का, दूसरा प्रोडक्ट वाई को दूसरा कॉलम है और जेड का तीसरा कॉलम है। और इनके जो कॉस्ट्स हैं वो उनका जो है 2 रुपये और 1 रुपया और 50 पैसे, उनसे जो है 3 × 1 का एक दूसरा मैट्रिक्स बना लिया। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले वाली मैट्रिक्स 2 × 3 की है, दूसरी वाली जो है 3 × 1 की है। तो इनसे जो रिज़ल्ट आएगा वो पहले की तरह 2 × 1 की एक मैट्रिक्स आएगी। यानी कि फर्स्ट यहाँ पे देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 20,000 को जो 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000, इसी तरह से 2,000 को 1 से करेंगे 2,000 और 18,000 को 0.5 से करेंगे तो 9,000 आता है। इसी तरह तो ये कॉस्ट आ गई आपके पास। अब जो है यानी कि मार्केट 1 में बिके हुए प्रोडक्ट्स की। अब जो है 6,000 को 2 से करेंगे तो 12,000 और 20,000 को 1 से करेंगे तो 20,000 और 8,000 को 0.50 से करेंगे 50 पैसे करेंगे तो 4,000 आता है। अब इनको सिंप्लीफाई किया तो 20 + 2 22 प्लस जो है आपके 9, तो ये हो गए आपके ₹31,000। तो यहाँ पे 31,000 की कॉस्ट जो है इनकी प्रोडक्ट्स की आई मार्केट 1 में। यहाँ पे 12 + 20 32 + 4 36, तो 36,000 जो है मार्केट 2 में बेचे गए प्रोडक्ट्स की टोटल कॉस्ट है।
तो अब हमारे को मार्केट 1 में जो है हमने जो प्रोडक्ट बेचे थे, सेल प्राइस था उनका 46,000 और उनका कॉस्ट प्राइस है 31,000। तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट होगा सेल प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। तो 46,000 माइनस में 31,000 से 15,000 जो है उसका प्रॉफिट आ गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 50 पैसे सारे प्रोडक्ट्स पे कमा रहा है, तो 10,000 और 2,000 12,000 और 18 जो है आपके जो है उससे निकाल के आप सीधा 50 पैसे से मल्टीप्लाई करके आप आंसर चेक कर सकते हैं। वो मैं आपको दोबारा फिर से बता दूंगा। अभी यहाँ पे हम कर रहे हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है मार्केट 1 से वो जो है आपका हुआ 46,000 माइनस में 31,000। तो 46 माइनस 31 जो है आपके आ जाएंगे, तो उनको यहाँ पे लिखना है और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ₹15,000 जो है वो आएंगे। अब यहाँ पे जो है मार्केट 1 का जैसे मैंने बताया था 10,000 और 2,000 12,000 प्लस 18,000 कितने हो गए? 30,000। तो 30,000 को 50 पैसे पर प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 15 आता है। अब मार्केट 2 से ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हुआ कि 53,000 का तो उसने सामान बेचा और 36,000 उसकी कॉस्ट पड़ी। तो 53,000 में से 36,000 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो है ₹17,000 आते हैं। और आप चेक भी कर सकते हैं कि 6,000 प्लस 26,000 प्लस 8 34,000 को 50 पैसे से करेंगे तो 17,000 तो आंसर आता है। वही तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 11 पे। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स इंटू जो है मैट्रिक्स 1 2 3 फर्स्ट कॉलम 4 5 6 सेकंड फर्स्ट 1 2 3 फर्स्ट रो 4 5 6 सेकंड रो और जो है मैट्रिक्स की और -7 -8 -9 फर्स्ट रो राइट इधर जो है आपकी राइट साइड में और 2 4 6 सेकंड है। तो पहले वाला जो आपका राइट साइड का जो मैट्रिक्स है वो 2 इंटू 3 का है और जो है लेफ़्ट साइड का जो मैट्रिक्स है वो एक तो है 2 इंटू 3 का। तो अब आपको 2 इंटू 3 बनाना है तो इधर 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर ऑफ जो कॉलम है वो उसमें 2 होने चाहिए और लेकिन 2/3 का चाहिए। तो ये 2 इंटू 2 तो कॉमन निकल गया। तो 2 इंटू 2 का जो है 2 इंटू 3 का जो है मैट्रिक्स तभी आएगा अगर पहले वाला मैट्रिक्स 2 इंटू 2 का होगा, यानी कि 2 इंटू 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो x जो है हमने 2 इंटू 2 का बनाना है जिसमें 2 रो 2 कॉलम होंगे, यानी कि टोटल 4 एलिमेंट होंगे। तो इसके जो है हम फर्स्ट रो में ए बी मान लेते हैं एलिमेंट और सी डी जो है दूसरी रो के एलिमेंट मान लेते हैं। ये आपको अपने ऑब्जर्वेशन से निकालना है कि x में कितने एलिमेंट लेने हैं। जैसा कि आपको फिर दोबारा से समझ सकते हैं कि जो है ये 1 2 3 वाला जो मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड वाला ये 2 इंटू 3 का है। तो इसके मतलब जो x के में जो होंगे नंबर ऑफ कॉलम वो नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे। तो दो तो आना ही आना है और क्योंकि राइट साइड में जो है नंबर ऑफ रोज 2 हैं तो इसका मतलब x की नंबर ऑफ रोज भी 2 होंगी। तो 2 इंटू 2 का बनेगा। तो अब जो है इसको हमने x को जो है जैसे ए बी और सी डी एलिमेंट लेके ये 2 इंटू 2 का बनाया और अब जो है जैसा क्वेश्चन में गिवन है इसको x को गिवन जो है लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स उससे मल्टीप्लाई किया और इक्वल टू कर दिया राइट साइड वाले 2 इंटू 3 के मैट्रिक्स से। तो ये 2 रो हैं 3 कॉलम हैं, इनको इस तरह से लिख दिया। अब जो है आपने लेफ़्ट साइड वालों को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो है जैसे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। तो ये जो है आपका हो गया A को 1 से किया A और B को 4 से किया तो 4B। अब A12 वाली पोजीशन लेनी है तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो A को 2 से करेंगे 2A और B को 5 से करेंगे तो 5B। अब A13 की पोजीशन लेनी है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी कि 3A प्लस 6B। तो ये आपको आ गया होगा। अब जो है हमारे को A21 वाली पोजीशन लेनी है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि C प्लस 4D ये आ जाएगा और यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी कि A22 की पोजीशन है तो इसको 2 को C से किया 2C और जो है 5 को D से किया तो 5D आ जाएगा। अब A23 की पोजीशन लेनी है
तो जो है आपको 3 को सी से करेंगे और 6 को डी से करेंगे तो 3C + 6D आ जाएगा। और राइट साइड वाली जो आपकी मैट्रिक्स है उसको एज इट इज़ आप लिख देंगे। तो कंपेयर करेंगे, दोनों जो हैं 2 × 3 की मैट्रिक्स हैं, दो लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड वाली भी, तो इनको कंपेयर किया जा सकता है। तो इसका मतलब A + 4B जो A11 वाली पोजीशन पे है वो दूसरी साइड के A1 वाली पोजीशन -7 के इक्वल होगा। तो A + 4B जो है वो -7 हो गए। इसी तरह से जो A12 वाली पोजीशन पे 2A + 5B है वो दूसरी साइड के A12 वाली पोजीशन पे जो है -8 उसके इक्वल होगा। A13 वाली पोजीशन पे 3A + 6B है जो कि A13 वाली पोजीशन पे -9 के है उसके इक्वल होगा। तो यहाँ से 3 जो है कॉमन निकलता है, तो आप इसे कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब A21 वाली पोजीशन पे C + 4D है जो A21 वाली पोजीशन पे राइट साइड में 2 है उसके इक्वल हो गया। और A22 वाली पोजीशन पे 2C + 5D है जो कि A22 वाली पोजीशन 4 के इक्वल होगा। इसी तरह से A23 वाली पोजीशन में 3C + 6D है जो कि A23 वाली पोजीशन 6 के वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। तो ये 6 के इक्वल हो जाएगा। अब जो है ये हमारे पास 6 जो हैं इक्वेशंस आ गए हैं, 6 इक्वेशन बन गई हैं। इनको जो है हमने सिंप्लीफाई करना है और फिर इनसे A B C D की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो इधर जो थर्ड वाली इक्वेशन थी इसको जो है 3 से डिवाइड कर दिया तो A + 2B = -3 आ गए। तो ये थर्ड इक्वेशन इसको अब यहाँ दे दी। अब इसको जो है 4 दे देंगे नाम और ये जो है आपकी हो गई 5th इक्वेशन। और यहाँ ये 6th को सॉल्व करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा C + 2D = 2। तो यहाँ पर C + 2D = 2 ये जो है 6th मान लेते हैं। तो अब जो है हम फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को लेंगे और इनको जो सॉल्व करेंगे उसके लिए जो है ए के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए हम 1 को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसमें से जो है सेकंड वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2A + 8B = -14 हो गया। और सेकंड वाली इक्वेशन को अब यहाँ नीचे लिख देते हैं 2A + 5B = -8। अब फर्स्ट के डबल में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल देंगे, ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस, ये माइनस, ये 2A से 2A कैंसिल हो गया, ये हो गया 3B और यहाँ पर आ गए -6, -14 प्लस के 8 जो है -6 हो गए। तो 3B जो है वो -6 है। इसका मतलब कि B जो है वो आपका हो जाएगा -6/3 जो कि -2 के इक्वल है। अब B की ये वैल्यू जो है इक्वेशन 1A = 4B = -7 में रखेंगे तो A जो है वो हो जाएगा -4B -7। तो 4B को जो है हम राइट साइड में ले आए और B के अंदर -2 की वैल्यू रख दी तो ये हो गया 8 - 7 यानी कि 1। तो A आ गया 1 और B हो गया -2। अब जो है हम 5th जो है और 4th इन दोनों इक्वेशंस को लेंगे, 4th और 5th को, क्योंकि हमें C और D को भी सॉल्व करना है। तो जो है आपकी 4th वाली इक्वेशन है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसमें से 5th इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 4th को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 2C + 8D = 4 हो गया। और जो है आपकी 5th जो है वो है 2C + 5D = 4, ये जो है 5th हो गई। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 2C से 2C कैंसिल हो गया, 3D = 0 हो गया। तो इससे 3D 0 है तो D जो है 0/3 हो जाएगा। तो जिसकी वैल्यू जो है D की 0 हो जाएगी। तो अब D की वैल्यू को जो है आप 4th इक्वेशन में रख देंगे तो जो कि C + 4D = 2 है तो ये C = -4D = 2 हो जाएगा। तो D की वैल्यू 0 रखे तो C की वैल्यू 2 आ गई। तो अब जो है हमारे पास A की वैल्यू जो है वो हम देख रहे हैं 1 है, B -2 है और C जो है वो 2 है और D जो है 0 है। अब X की वैल्यू निकालने के लिए A की जगह जो है हमने 1 रखा, B की जगह -2, C की जगह 2 और D की जगह 0 रख दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और 12th क्वेश्चन है, इफ़ A and B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट AB = BA
then prove by induction that a b raised power n equal to b raised power n a. Further prove that a b raised power n equal to a raised power n b raised power n for all n. तो यानी कि आपको ए बी और बी ए अगर दिया हुआ हो और ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो ए बी और बी ए इक्वल दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि तो यहाँ हमने क्या किया है कि यहाँ पे ए बी की पावर एन इक्वल टू ये हो गया बी एन ए। तो अब हम P1 निकालना चाहते हैं, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम जो है इसके लिए जो है ए बी की पावर 1 हो जाएगी और यहाँ b की पावर 1 a हो गया। तो ये जो है आपको बता रहा है कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, जो कि गिवन भी है आपको दिया हुआ है। तो इस ये जो है ट्रू हो गया। तो इसका मतलब n इज़ इक्वल टू 1 के लिए ये जो है रिलेशन ट्रू प्रूव हो रहा है। तो क्योंकि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए आपको गिवन है। अब आपको जो है, क्योंकि आप 1 के लिए इसको ट्रू प्रूव कर चुके हो, तो यहाँ पर हमारे को इसको लिख देने के बाद कि n इज़ इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है क्योंकि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए है, और फिर जो है हम इसको k एक टर्म k के लिए इसको जो है मान लेंगे कि ये ट्रू है। ये हमारे जो है हम सपोज़ करेंगे, लेट करेंगे कि ये जो है k के लिए भी ठीक जो है ये ठीक आ रहा है। तो हम जो है इसको p k अब ले लेंगे। यहाँ k की n की वैल्यू k लेनी है और k के लिए जो है इसको ट्रू मान लेना है। कोई बीच में से कोई भी टर्म k उठा ली और उसको जो है हमने ये मान लिया, ये एग्जाम्पशन किया कि ये जो है वो k के लिए ठीक है। तो n इज इक्वल टू k लेंगे, तो जो है पी एन वाला जो पहले वाली स्टेटमेंट है उसमें n की जगह k रख देंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ k आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a b रेस पावर k इक्वल टू b रेस पावर k इंटू a। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम ये प्रूव करना है कि ये k+1 के लिए भी ठीक है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि अब हम ये ट्राई करें कि ये जो रिलेशन है हमारा, जो हमने अभी एज्यूम किया है कि पी के वाला जो रिलेशन है, ये इससे नेक्स्ट टर्म जो k+1 है ये उसके लिए भी ट्रू है। तो उसके वजह से जो है हम k की जगह, जहाँ पर k है उसकी जगह k+1 रख देंगे और फिर जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करके जो है हम देखेंगे कि क्या ये इसका आंसर करेक्ट आ रहा है। तो अब जो है हमने क्या करना है, क्योंकि n इज़ इक्वल टू k+1 के लिए इसको देखना है, तो यहाँ पर जो है जहाँ पर k है वहाँ पे k+1 रख देंगे। तो हमारी स्टेटमेंट इस तरह से हो जाएगी। ये हो गया a, पहले हम लिखेंगे a और फिर b रेस पावर जो है k+1 हो जाएगा, k की जगह k+1 आ गया। और इसी तरह यहाँ पर भी राइट साइड में भी k की जगह k+1 लिख दिया। तो ये हो गया b रेस पावर k+1 इंटू में a। अब जो है हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल रखना है। तो पहले हम जो है लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, जो कि a इंटू में b रेस पावर k+1 है, उसे लिया। और जो है इसको जो है हम b रेस पावर k+1 को लिख सकते हैं b रेस पावर k इंटू में b की पावर 1 या b खाली b भी लिख सकते हैं। तो ये हम इजीली लिख सकते हैं। अब हमारे को क्या देखना है कि इसको क्या करें कि ये b की पावर जो k+1 इंटू a के इक्वल हो जाए। तो उसके लिए जो है हमारे को यहाँ पर कोई रूल फॉलो करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। हमारे को यहाँ पे पहले दे रखा है a इंटू b रेस पावर k जो है वो b रेस पावर k इंटू a है। तो जो p k वाली वैल्यू है उसको यहाँ पर a b की पावर k की जगह रख देंगे। तो ये हो गया b की पावर k a इंटू b। लेकिन a इंटू b क्या दे रखा है हमारे को, b इंटू a। तो a b की जगह हम b a रख देंगे। अब जो ये क्या हो गया, क्योंकि b k इंटू b है तो b k इंटू b क्या बन जाएगा, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो b की पावर k+1 इंटू a हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि a ये जो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो ये प्रूव हो गया हमारा। तो यही हमारे, इसका मतलब k+1 के लिए भी ये ट्रू हो गया। तो यहाँ हम लिख देंगे कि हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है अगली लाइन में आएगा। अभी हमारा जो है खाली रिजल्ट हुआ है कि n इज इक्वल टू k+1 के लिए ये ट्रू है। तो ये क्योंकि 1 के लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, और मान के चले हम कि
के लिए ट्रू है तो और k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया, तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड जो है उससे जो है ये n की सभी वैल्यूज़ के लिए जो है वो ठीक होगा। तो इसको जो है n की सभी वैल्यूज़ के लिए, n जो है एक नेचुरल नंबर है, उन सभी वैल्यूज़ के लिए ये जो है करेक्ट हो गया है। तो इस तरह से जो है हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो गया। तो उम्मीद है ये इतना वाला पार्ट अभी आपके समझ में आ गया होगा। अभी इसका एक पार्ट और है कि फर्दर प्रूव दैट, कि आगे हमने इसको और प्रूव करना है कि ए बी की पावर n जो है वो a की पावर n इंटू में b की पावर n के लिए होगा। तो ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ये ट्रू हो गया। अब जो है आगे हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं, जो कि है कि ए बी की पावर n जो है a की पावर n इंटू में b की पावर n है। तो इसको जो है आइए करें। तो पहले जो है हम इसमें देख रहे हैं हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें a इंटू बी की पावर n दे रखा है और राइट हैंड साइड पे a की पावर n इंटू में b की पावर n दे रखा है। तो हमारा जो यहाँ पे pn जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा। तो अगर ये क्योंकि हमारे को दिया हुआ है तो आगे हम जो है इसका जो बनाएंगे pn बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे, खाली pn इज सच दैट और फिर यही वाली स्टेटमेंट दोबारा से रिपीट कर देंगे। तो ये जो है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा pn और ये सच दैट का साइन लगाया और फिर से दोबारा जो ये गिवन रिलेशन है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमारे को क्या करना है, अब मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड यूज़ करना है। तो यहाँ पे पहले p1 के लिए इसको ठीक करेंगे, यानी कि n इज़ इक्वल टू 1 के लिए इसको चेक करते हैं। तो n इज़ इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे p1 लेते हैं। तो p यहाँ पे सच दैट ए बी और यहाँ पे इसकी पावर जो है 1 हो गया इक्वल टू a की पावर 1 और ये b की पावर 1 हो गया। तो इस तरह से ए बी जो है वो ये बता रहा है कि वो ए बी के इक्वल है और ये ट्रू भी है क्योंकि ए बी के इक्वल होता है। तो ये इसके लिए n इज़ इक्वल टू 1 के लिए जो है ये ट्रू हो गया। यहाँ पे पता लग गया कि ए बी के इक्वल है, इसका मतलब ये n के लिए n इज़ इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ ये जो है रिलेशन जो है वो n इज़ इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। तो उसको लिखने के बाद अब अगला हमारा क्या स्टेप होता है कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी जो है नंबर k जो है उस पे लिए भी ये ट्रू है। तो इसीलिए जो है हमने एज्यूम किया कि ये जो है ट्रू है k n इज़ इक्वल टू k के लिए। तो जहाँ पर n होगा वहाँ पर हम k कर देंगे, कोई ख़ास इसमें जो है सोचने वाली बात नहीं है। बस ये है कि आपका अब स्टेटमेंट में जो p n था वहाँ पे क्या हो जाएगा, p k हो जाएगा। और जहाँ पर आपने लिखा है ए बी रेस पावर n तो वो हो जाएगा n की जगह k, यानी कि ए बी रेस पावर k। और ये जो है a रेस पावर n है उसकी जगह a रेस पावर k हो जाएगा, b रेस पावर n की जगह b रेस पावर k हो जाएगा। अब इसको आपने ये क्योंकि आपने एज्यूम किया है, अब इसकी नेक्स्ट जो टर्म है k प्लस 1 उसके लिए भी ये ट्रू होना चाहिए। तो इसको जो है k प्लस 1 के लिए ट्रू करना है। तो हमारे को जो है अब आगे जो है ये इसको प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो बनेगी उनको जैसे हमने पहले किया है फर्स्ट वाले पार्ट में उसी तरह से इसको भी हम यहाँ कर देंगे। तो ये हमने मान लिया कि ये n इज़ इक्वल टू k के लिए ट्रू n इज़ इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो यहाँ पर k प्लस 1 जो है जहाँ जहाँ k है उसकी जगह हम k प्लस 1 रख देंगे, क्योंकि यहाँ हमने k को k प्लस 1 से रिप्लेस किया है। तो इधर भी जो है k की जगह k प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k प्लस 1, क्योंकि k जो है ये क्या है आर्बिट्री जो एक नंबर है। तो k प्लस 1 भी हो सकता था, k प्लस 2 भी हो सकता था। तो k को k प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया। तो उससे अब हमारे को ये प्रूव करना है कि जो हमने माना था उसके बेस पर ये ठीक है कि नहीं है। तो हमने जो है अब लेफ्ट हैंड साइड इसकी चूज़ कर ली ए बी रेस पावर k प्लस 1। तो इसको जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि ये ए बी रेस पावर k प्लस 1 है तो इसको क्या लिखेंगे, ए बी की पावर
के इंटू में ए बी की पावर 1 यानी कि ए बी लिख देंगे। तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। अब ए जो हमने एज्यूम किया था कि ए बी की पावर के है वो है ए की पावर के इंटू में बी की पावर के। तो ए बी की पावर होल पावर के जो है उसको हमने जो एज्यूम किया था उससे चेंज कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ए रेज पावर के, यहाँ पे आ जाएगा ए रेज पावर के और यहाँ पे आ जाएगा बी रेज पावर के और ये ए बी हो गया। अब हमने क्या करना है कि b की पावर के a जो है और इंटू में a है और ये b है हमारा a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इनको इस तरह से चेंज करेंगे कि a जो है वो a की पावर k के साथ आ जाए और b की पावर k जो है वो b के साथ आ जाए। तो हमने यहाँ पे देखा है क्योंकि ए बी की पावर k जो है वो वाला ये तो हमने लिख ही दिया है। अब अगले स्टेप के लिए हमने क्या करना है वो उसको बस इनको पास लेके आना है। तो ये एक a रेज पावर k है और b रेज पावर k जो इंटू में a जो है वो क्या है आप को जो है फर्स्ट में जैसे आपको दे रखा है b की पावर n a जो है वो a इंटू में b की पावर n के इक्वल है। तो उसी को यूज़ करके हमने इसको क्या लिख दिया a इंटू में b की पावर k। तो इसको यूज़ किया और यहाँ पे लिख दिया यानी कि फर्स्ट वाले का हमने यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि इसी से फर्दर प्रूव करना है तो फर्स्ट वाले को भी यूज़ करेंगे। तो अब ये क्या हो गया एक e की पावर k इंटू ए जो है वो एक a इंटू के प्लस 1 हो गया और b इंटू में k प्लस 1 हो गया। तो ये हमारा RHS हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होना ये बता रहा है कि ये रिलेशन जो है वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो k प्लस 1 के लिए ट्रू है तो मैं क्योंकि ये n इजिकल टू 1 के लिए भी ट्रू था, n इजिकल टू k के लिए हमने एज्यूम कर लिया तो n इजिकल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये n की ऑल वैल्यूज़ के लिए जो है ये जो गिवन रिलेशन है ये जो है ऑल वैल्यूज़ के लिए प्रूव हो गया। तो यही जो है हमारे को प्रूव करना था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस तरह के आप बाकी क्वेश्चन भी बड़े आराम से कर पाएंगे। अब जो है हम 13th क्वेश्चन को करेंगे। 13th क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन 13 जो है उसमें ए आपको दे रखा है, उसकी फर्स्ट रो अल्फ़ा बीटा और दूसरी गामा माइनस अल्फ़ा है। तो ए स्क्वायर हमने पहले निकाल लिया, उसको ए इंटू ए किया तो ये जो है ए को मैट्रिक्स को 2 बार लिख देंगे। तो अब क्योंकि हमें A11 निकालना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा को अल्फ़ा से करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा को गामा से करेंगे तो बीटा गामा आ जाएगा। इसी तरह से A12 निकालना है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि अल्फ़ा को बीटा से किया अल्फ़ा बीटा और बीटा को माइनस अल्फ़ा से किया माइनस अल्फ़ा बीटा। इसी तरह से A21 निकालना है तो गामा को अल्फ़ा से किया अल्फ़ा गामा और फिर माइनस अल्फ़ा को गामा से किया माइनस के अल्फ़ा गामा। अब A22 निकालना है तो यहाँ पे सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे यानी कि गामा बीटा या बीटा गामा और माइनस में जो है आपका इस तरह से अल्फ़ा से इसको करेंगे तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा 0 और यहाँ 0 और ये हो गया बीटा अल्फ़ा जो है वो पीछे कर देंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा हो गया। अब हमारे को गिवन था कि a स्क्वायर इज इक्वल टू आई के इक्वल है क्योंकि ये 2/2 की मैट्रिक्स है तो आई भी 2/2 की बनाएंगे। तो ये जो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा जो ये मैट्रिक्स है ये जो है एक 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो 1 0 0 1 लिख के अब इनको कंपेयर करते हैं। देखिए ज़ीरोज़ अपने प्लेस वाले ज़ीरोज़ के इक्वल हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा जो है वो 1 के इक्वल होगा। अब जो है इनको इस तरह से करेंगे तो 1 माइनस में अल्फ़ा स्क्वायर माइनस में बीटा गामा इज इक्वल टू 0 हो गया जो कि हमारा सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन ठीक हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इफ़ द मैट्रिक्स जो है ए जो है बोथ सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो वो क्या होगी। तो हमें पता है कि अगर वो सिमेट्रिक होती है तो ए की ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल होती है और फिर स्क्यू सिमेट्रिक होती है तो ए की ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होती है। तो ये दोनों चीज़ें तभी एक साथ हो सकती हैं जब कि कोई नंबर ए भी हो और उसका नेगेटिव भी हो। सभी नंबरों में सिर्फ 0 ऐसा होता है जिसके दोनों चीज़ें साथ हों तो 0 मैट्रिक्स होगा क्योंकि तभी सारे एलिमेंट 0 होंगे। अब जो है 15th क्वेश्चन जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो है कि इफ़ A is a square matrix such that A square is equal to A, then
आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस के 7a के इक्वल है। तो इसको जो है हमने लिया पहले और ये जो है x प्लस वाई का होल क्यूब वाला फार्मूला लगा दिया, तो ये i का क्यूब हो जाएगा और प्लस में 3i स्क्वायर a हो गया, प्लस में 3i a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और फिर a का क्यूब हो जाएगा, और माइनस के 7a तो हमारे पास है ही, उसको फिर से लिख देंगे। अब कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, उसकी कितने भी पावर हो वो आइडेंटिटी के ही इक्वल रहता है, चाहे उसकी स्क्वायर हो चाहे वो क्यूब हो। तो ये जो है i का क्यूब भी i के इक्वल होगा और i का स्क्वायर भी i के इक्वल होगा, तो ये जो है i हो गया। अब यहाँ पर i का स्क्वायर है, ये भी i के इक्वल होगा, तो ये i के इक्वल होगा, लेकिन i को अगर a से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो a के इक्वल होता है। तो इस तरह से यहाँ पर 3i स्क्वायर a जो है वो 3a के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए a स्क्वायर जो है आपका वो आपको a के इक्वल उसने दे रखा है, गिवन है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू a, और i को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a के इक्वल हो जाएगा। तो i a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i a, और i a जो है वो a के इक्वल होता है, तो ये a के इक्वल हो गया। और जो है ये हो गया 3a के इक्वल। और a क्यूब जो है वो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू में a, तो a स्क्वायर इंटू a हो गया। तो a स्क्वायर जो है वो a के इक्वल है, तो a स्क्वायर जैसे दिया हुआ है a के इक्वल है, तो a स्क्वायर की जगह a लिखेंगे तो a इंटू a स्क्वायर हो गया। अब a स्क्वायर फिर a के इक्वल है, तो a स्क्वायर के, तो इसका मतलब a क्यूब जो है वो a के इक्वल हो गया, तो इसकी जगह भी a लिख देंगे, और ये हो गया माइनस के 7a। तो ये 3a ये 7a हो गया, 7a से कैंसिल हो गया, बचा क्या i, यानी कि C ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो C को ठीक लगा दें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें।